Hello everyone, welcome to Shri Krishna Maths Academy. In this video, we are going to do group theory questions of IIT JAM 2020. The first question is, consider the following group under matrix multiplication. हमें ग्रुप दिया हुआ है H. Then the center of the group is isomorphic to. हमें बताना है कि इस ग्रुप का सेंटर कौन से ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो. तो अब हमारे पास हमारे पास ये H ग्रुप है, अगर हम इसका सेंटर की डिफाइन लिखें तो सेंटर ऑफ H क्या होगा. हमारे पास हम वो ग्रुप के एलिमेंट्स उठाएंगे जो H के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हो, कॉम्यूट कर रहे हो. मतलब AH इज इक्वल टू H होना चाहिए फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H. तो इन जनरल हमने A इसी फॉर्म का, H में से इसी फॉर्म का मैंने इन जनरल उठा लिया. A1 AB 0 1 C 0 0 1 और H जो है वो भी कुछ इसी टाइप का एलिमेंट है. 1 PQ 0 1 R 0 0 1. अब हमें क्या है, AH जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, HA के. तो AH इज इक्वल्स टू H. अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को लिखूं तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, इसकी कंडीशन बनाएं तो हमारे पास आ रही है मैट्रिक्स. यहाँ से देखिए फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री सेम है. अब ये तभी इक्वल होंगी जब इसकी ये वाली एंट्री दोनों क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज इक्वल है. मतलब ये तभी पॉसिबल है इफ़ Q प्लस RA प्लस B किसकी इक्वल होगा, B प्लस CP प्लस Q. यहाँ से देखें तो RA इज इक्वल्स टू CP आ गया. तो RA और CP कब इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ A भी 0 ले लें, C भी 0 ले लें. बिकॉज हमें ऐसी A मैट्रिसेस निकालनी है. H हमें जो मैट्रिक्स लिया है हमने, ये तो इन जनरल है हमारे पास, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमें A B C के ऊपर रिस्ट्रिक्शन निकालनी थी. तो हमारे पास A यहाँ से क्या आया कि A कैसे होगी, 0 और C भी 0. तो अगर A 0 हो गया और C भी 0 हो गया तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A है ये किस फॉर्म की बनी, 1 0 B 0 1 0 0 0 1. यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म की आ गई. ठीक, यानी कि सेंटर में, H के सेंटर में इस टाइप की मैट्रिसेस आएंगी. तो इसमें एक ही वेरिएबल है हमारे पास B, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक रिजल्ट भी होता है कि अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इस टाइप की जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो ये हमेशा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद सेम डायगोनल एंट्रीज के साथ कॉम्यूट करती है. बस कंडीशन क्या होती है कि इस सुपर डायगोनल में वो एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ठीक, तो हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स हमेशा इस ग्रुप के सेंटर में जाएंगी. तो हमारे पास यहाँ पे एक ही फ्री वेरिएबल मिला, तो हम यहाँ से अगर हम चेक करें बाय ऑप्शंस तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, इसके R प्लस के, क्योंकि हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट S1 एक सेट डिफाइन है, Z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड Z इज इक्वल्स टू 1 बी द सर्कल ग्रुप. इस ग्रुप का नाम है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल ग्रुप. अंडर मल्टीप्लीकेशन देन द सेट थीटा बिलोंग्स टू R, और ये सेट दिया हुआ हमें विच इज जनरेटेड बाय e⁻⁰ आइटा 2 पाई थीटा इज इनफाइनाइट इज. हमें बताना है ये सेट जो है वो ऐसे कौन सी थीटा की वैल्यूज़ के लिए सेट कैसा बने, इनफाइनाइट. इस सेट को मैं कोई नाम दे देती हूँ, से S. ठीक, तो हमने बताना है कि थीटा की कैसी वैल्यूज़ कि थीटा हमारे पास कैसा होगा, ये सेट कैसा होगा, एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या अनकाउंटेबल होगा. तो ये सेट हमें कैसा बनाना है, हमेशा इनफाइनाइट, e⁻⁰ 2 पाई थीटा. ये सेट हमारे पास कैसा बनना चाहिए, इनफाइनाइट. तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर मैं थीटा को कोई इंटीजर वैल्यू लूँ के, ठीक, अगर हम यहाँ पे थीटा की कोई इंटीजर वैल्यू ले तो ये हमारे पास ग्रुप किससे जनरेट हो जाएगा, सेट e⁻⁰ 2 पाई के. और हमें पता है e⁻⁰ थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यही होता है. तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास किस टाइप से आ जाएंगे, कॉस 2 पाई के प्लस आइटा साइन 2 पाई के, और वो क्या होता है 1. यानी सारा सेट जो है 1 से जनरेट होगा. ठीक, अगर ये सेट 1 से जनरेट होगा तो उसके सारे एलिमेंट्स कैसे आएंगे, 1. यानी ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट. पर वो बोल रहा है कि ये सेट हमेशा इनफाइनाइट चाहिए. तो अगर इंटीजर के अलावा थीटा जो है हम कोई और नंबर कंसिडर करें, इंटीजर के अलावा, इंटीजर ना ले, थीटा इज इक्वल्स टू के, अगर हम इंटीजर वैल्यूज़ ना ले, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के लिए सिंगल 1 आएगा, मतलब सिंगलटन 1 से जनरेट होगा. अगर हम और कोई वैल्यू ले लें तो इसके सारे एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, डिस्टिंक्ट, कि थीटा के हम जो भी वैल्यूज़ लेंगे उसके लिए सेट कैसा बनेगा हमारे पास, इनफाइनाइट. जैसे अगर मान लो हम थीटा कोई इरेशनल नंबर ही कंसिडर कर ले, √3, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेट जो है वो कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि फिर इससे जो एलिमेंट जनरेट होंगे वो आगे चलते रहेंगे. तो अगर हम इंटीजर वैल्यूज़ ना ले, उसके अलावा कोई और वैल्यूज़ कंसिडर करें, वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास ऐसे रियल काफ़ी सारे हो जाएंगे ना. मतलब हमारे पास अगर हम इंटीजर से कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास सेट कैसा बन रहा है, फाइनाइट. तो
इंटीजर वैल्यूज़ कैसी होंगी, काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर ये सेट फाइनाइट की बात करता तो हमारा आंसर क्या आता, काउंटेबली इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ थीटा जो है वो कैसे होंगे, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो ये सेट हमारे पास कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट। तो इंटीजर्स के अलावा तो हमारे पास सारे कैसे आ गए, उसमें इरेशनल नंबर्स भी आ गए, ठीक। तो वो सारे सेट कैसा बनाएगा उसको, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल थीटास के लिए हमारे पास ये सेट कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंगल करेक्ट आंसर है। लेट f इज इक्वल्स टू f(x) सेट डिफाइन है, w बिलोंग्स टू c, w पावर 2020 इज इक्वल्स टू 1, यानी हमें 2020 टू अ रूट ऑफ यूनिटी गिवन है। कंसीडर द ग्रुप्स, दो ग्रुप्स गिवन है g और h अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देन द नंबर ऑफ कॉसेट्स ऑफ h इन g, तो हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ कॉसेट्स ऑफ h इन g कितने होंगे, ठीक। अब यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो, ये जो h हमें गिवन है, ये h जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है g का। इजीली हम चेक कर सकते हैं ये कंडीशन, g इनवर्स जो है वो हमेशा किससे बिलोंग कर रहा है, h से, यानी h हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है g का। अब हमें नंबर ऑफ कॉसेट्स निकालने हैं h के g में, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर हमें नंबर ऑफ कॉसेट्स फाइंड करना है तो हमें क्वोशिएंट ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा g बाई h के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे हमारे पास, g h इस टाइप के। अब यहाँ पे हम लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट कौन सा भी लिख सकते हैं, बिकॉज h हमें क्या गिवन है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर h नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमें पता है लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे g बाई h को इस तरह से डिफाइन किया, g h। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखूँ, g मुझे कहाँ से लेना है, कैपिटल G में से। अब इस कैपिटल G में एलिमेंट्स कैसे हैं, w z 0 1, z तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से है, w जो है हमें इस f से कंसीडर करना है, और f में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। अब f में हमारे पास वो w's आ रहे हैं जो ये पावर करने पे क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास, अब हमें पता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है n डिग्री का तो उसके पास n ही जीरोज होती हैं, ओके। तो अगर इसके पास, तो इस f के पास या इस पॉलिनोमियल के पास हमारे पास कितनी जीरोज होंगी, 2020 जीरोज ही होंगी इसके पास, ठीक है। वैसे भी ये हमारे पास क्या है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो उसके पास हमारे पास जीरोज होती है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इस टाइप से ये 2020 टू अर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसके पास हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 1 ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप से हम कहाँ तक जाएंगे, ओमेगा की पावर 2019, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 2020 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, मैं कोई एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ g का, तो यहाँ से w कोई एलिमेंट उठाया फील्ड में से, मान लो w उठा लिया फर्स्टली हमने, तो w z 0 1, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और h हमारे पास ये पूरा इस टाइप से चलेगा 1 z 0 1, ठीक। तो इससे हमारे पास जो एलिमेंट जनरेट होगा वो कैसा होगा, w z प्लस z 0 1, ये एक एलिमेंट आ गया, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यूज़, क्योंकि g चेंज करने हैं मुझे, g की वैल्यूज़ मैं चेंज करती हूँ। अब g की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो सकती है, ये w चेंज हो सकता है इसमें, w की वैल्यूज़ हमारे पास इस f में से आ रही हैं, यानी w की वैल्यूज़ मेरे पास कितनी हो सकती हैं, इतने एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें। तो अगर यहाँ पे मैं ये w चेंज करती रहूँ तो मेरे पास सेट भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, यानी कि g बाई h में मेरे पास 2020 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ g बाई h कितना आ गया, 2020, और यही क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ कॉसेट्स ऑफ h इन g। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ये MSQ है, मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसके मोर देन 1 आंसर्स करेक्ट होंगे। लेट g be a group with identity, let h be an abelian non-trivial proper subgroup of g with the property that h intersection gh g inverse is equals to identity for all g not belonging to h. If k is equals to g belongs to g, gh is equals to hg for all h belongs to h, then k is a proper subgroup of h is a proper subgroup of k is equals to h. There exists no abelian subgroup L contained in G such that k is a प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एल। अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें डिफाइन है के सेट, इसमें क्या आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जी के जो एच के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो के हमारे पास एक तरह से किसकी डिफाइन हो रही है, ये सेंटर की, सेंटर किसके, कौन से ग्रुप के सेंटर की, एच की। तो के जो है वो हमें किसकी डिफाइन दे रही है,
के जो है वो हमें बता रहा है सेंटर ऑफ एच, और एच उसने हमें कैसा ग्रुप डिफाइन किया है, एबिलियन। तो अगर हमें पता है एच अगर एबिलियन है तो एक एबिलियन ग्रुप जब होता है तो उसका सेंटर को हम ऐसे लिखते हैं जेड एच, सिंपल जेड एच। अगर एच एबिलियन होता है तो उसका सेंटर और वो ग्रुप जो है वो सेम होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि के जो है हमारे पास किसके इक्वल है, एच के। ठीक, यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब के अगर एच के इक्वल है तो वो प्रॉपर सब ग्रुप तो नहीं हो सकता, ए और बी यहाँ से फेल हो गए। डी में क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट नो एबिलियन सब ग्रुप एल कंटेन इन जी सच दैट के इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि कोई भी ऐसा हमारे पास एबिलियन सब ग्रुप नहीं मिलेगा सच दैट के जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप हो एल का। अगर हमें ऐसा कोई सब ग्रुप मिलेगा तो वो उसके इक्वल हो जाता है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। तो हमारे पास का आंसर बना ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, लेट phi S3 to S1 be a non-trivial non-injective group homomorphism then the number of elements in the kernel of phi is। ये S1 हमारे पास वही डिफाइन है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सर्कल ग्रुप। ओके, तो अब ये हमारे पास NAT या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, हमने बताना है कि इसके कर्नल ऑफ phi में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्या कहती है हमें कि अगर हमारे पास एक मैप है G टू G डैश, वो कैसा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, G और G डैश दो ग्रुप्स हैं, देन G बाय I आइसोमॉर्फिक होता है phi G के, यानी रेंज सेट ऑफ G के, वेयर I क्या होता है यहाँ पे हमारे पास कर्नल phi। और अगर ये जो मैप है हमारे पास ये क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, तो G बाय I आइसोमॉर्फिक हो जाता है G डैश के, क्योंकि अगर मैप ऑन टू होगा तो phi ऑफ G इज इक्वल्स टू G डैश हो जाता है। ठीक, तो अब हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे। हमारे पास मैप क्या गिवन है, S3 टू S1, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, S3 बाय कर्नल phi इज आइसोमॉर्फिक टू phi ऑफ S3। और ये मैप हमें कैसा गिवन है, नॉन ट्रिवियल है एंड नॉट इंजेक्टिव, मीन्स नॉट 1 1। अब हमें पता है कर्नल phi जो होता है वो क्या होता है हमेशा, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये कर्नल phi जो होगा ये इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा। कर्नल phi इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। और S3 के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते कौन से हमारे पास, आइडेंटिटी होगा एक, या A3 होगा, या S3 इटसेल्फ। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप S3 के हमारे पास यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर मैं सबसे पहले ये चूज़ कर लूँ कि अगर कर्नल phi आइडेंटिटी ही हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कर्नल phi आइडेंटिटी हो गया, हमें पता है कर्नल में आइडेंटिटी जा रहा है तो मैप कैसा होता है, 1 1। ठीक, बट उसने क्या गिवन किया हमें, मैप 1 1 नहीं है, इसका मतलब कर्नल phi आइडेंटिटी नहीं हो सकता। और अगर मैं कर्नल phi को S3 ही ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, S3 बाय S3 इज आइसोमॉर्फिक टू phi ऑफ S3, यानी phi ऑफ S3 जो है वो एक आइडेंटिटी मैप के आइसोमॉर्फिक हो गया। अगर आइडेंटिटी मैप के हो गया तो ये कैसा मैप बन गया हमारे पास, ट्रिवियल मैप, पर उसने क्या गिवन किया हमें, मैप कैसा है, नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बची कौन सी कर्नल के लिए, A3। तो कर्नल phi जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, A3। ठीक, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट से पूछा कर्नल phi में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ऑर्डर निकाल लेते हैं बस हम A3 का। ऑर्डर A3 का कैसे निकालते हैं, 3 फैक्टोरियल बाय में 2, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 3। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर्नल phi में हमारे पास कितने आ गए, 3। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। सपोज G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57 विच इज़ नॉट साइक्लिक। G ग्रुप है, ऑर्डर कितना गिवन हमें 57 और साइक्लिक नहीं है। If G contains a unique subgroup H of order 19, then for any G not belonging to H, order of G is। ठीक, तो हमें क्या कह रहा है कि G के पास एक यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर 19 का, तो हमें ऑर्डर ऑफ G बताना है, और G जो है वो H में से नहीं आ रहा। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमें क्या गिवन है, 57। अगर मैं 57 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो यही होगी 3 इंटू 19। ओके, यानी कि अब हमें पता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप का जो ग्रुप में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट कंसीडर करूँ तो ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। यानी ऑर्डर ऑफ जी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो 1 भी हो सकता है, 3, 19 या 57, मतलब ऑर्डर ऑफ जी इनमें से चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब वो बोल रहा है कि ग्रुप साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी 57 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ जी 57 हो गया ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल तो ग्रुप कैसा हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। बट उसने गिवन किया साइक्लिक नहीं है, तो 57 तो नहीं हो सकता।
नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि एक यूनिक सब ग्रुप एच का ऑर्डर है हमारे पास 19। अब ऑर्डर ऑफ एच 19 है और एक ही सब ग्रुप है इसके पास, और इसका मतलब क्या है कि एच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा या 19 होगा। ऑब्वियसली क्योंकि जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और 19 प्राइम नंबर है, तो यानी कि इस एच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर या तो 1 होगा या 19 होगा। और उसने गिवन किया जी हमारे पास एच में बिलोंग नहीं करता। तो अगर जी हमारे पास एच में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी 1 भी नहीं हो सकता और 19 भी नहीं हो सकता, यानी 1 वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल, 19 वाली भी कैंसिल। तो बचा कौन सा, 3, यानी ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास कितना होगा, 3 होगा, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 3। थैंक यू एवरीवन।